के आर जी के जी एस फ्रेंड्स हम लोग जो है पढ़ेंगे डीपी सी टेट के लिए होगा ये। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के समय समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये मौखिकरण सदृश्यात्मक रूप से शिक्षार्थियों को समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को मौखिकरण को प्रोत्साहन करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच सदृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। मौखिकरण से शिक्षार्थी अपनी सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और सदृश्यात्मक चिंतन से विभिन्न दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। अगला है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या है। तो अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्वेषण अधिगम की संकल्पना का अर्थ है कि छात्र स्वयं के लिए उनके स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी को उनके स्वयं के ज्ञान के लिए सक्रिय और निर्माता माना जाता है। अन्वेषण अधिगम जांच आधारित निर्देश की विधि है। अन्वेषण अधिगम को जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी को तथ्य सहसंबंध और नए सत्य की खोज करने के लिए नई जानकारी के लिए उनके अंतर्ज्ञान कल्पना और खोज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 10 साल की कांकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। समस्या समाधान कौशल शिक्षिका को रचनात्मक और सुलभ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि कांकुली कठिन सवालों से जूझने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास और रुचि के साथ हल कर सके। शिक्षिका कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करे। यह उसके न केवल गणित बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने में भी मदद करेगा। प्रमुख चरण क्या है। तो समस्या को छोटे चरणों में विभाजित करना, वास्तविक जीवन के उदाहरण देना, विचारशील प्रश्न पूछना और सकारात्मक वातावरण बनाना तथा उसकी प्रगति पर ध्यान देना। अगला है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है अभिकथन है कि संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनाने में सहायक है। तर्क यह है कि सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक क्या है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में अनुक्रिया समुच्चय जो है वो बाधक है। किस प्रकार से। तो समस्या समाधान बाधाओं पर काबू पाकर लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो अधिकांश गतिविधियों का लगातार हिस्सा है। अनुक्रिया समुच्चय समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। अच्छे समस्या समाधानकर्ताओं में अनुक्रिया समुच्चय की कमी होती है क्योंकि वे अपसारी रूप से सोचेंगे और किसी समस्या पर प्रतिक्रिया देने या हल करने से पहले दी गई समस्या के हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अनुरूपित सोच कलन विधि तथा स्वानुभाविक समस्या समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। अगला है छात्रों को प्रभावी समाधान को सक्षम करने के लिए। तो छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ज्ञान के निर्माण में 1 2 3 पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, अन्वेषण व खोज और सामाजिक अंतः क्रियाएं।
अगला है कि इस प्रश्न में कौन सा कौशलों का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? तो समस्या का समाधान करके, समस्या का समाधान करके। एक शिक्षक में निम्नलिखित में से गुण होने चाहिए। तो सहानुभूति का, देखभाल का, असहिष्णुता का और प्रामाणिकता का। तो एक शिक्षक में गुण जो है वो ये सहानुभूति, देखभाल और प्रामाणिकता, ये तीनों जो है गुण होने चाहिए। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? तो समस्या समाधान में बाधा डालने का काम जो है वो एक तरीके पर अटक जाना समस्या समाधान में बाधा डालता है। समस्या समाधान एक जटिल व्यवहार है। इस व्यवहार में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। छात्र के समक्ष ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनमें वह स्वयं चिंतन, तर्क तथा निरीक्षण के माध्यम से समस्या का हल ढूंढ सके। इस विधि में 4 आम बाधा आती है: मानसिक सेट, कार्यात्मक स्थिरता, अनावश्यक बाधाएं और अप्रासंगिक जानकारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथन ए और कथन आर दिया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है किस तरह समस्या का समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तर्क यह है कि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला है सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को क्या करना चाहिए? सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। अगला है कि कथन है शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज खोजने में मदद करनी चाहिए व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। चीजों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना इत्यादि। तर्क है कि सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुक्ति करने का कौशल। तो ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला है छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को क्या कहेंगे? तो को सुसाधित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुसाधित करना चाहिए। अगला है कि कथन है कि शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है कि बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। तो ये ए सही और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक जो है वो है प्रतिक्रिया अनम्यता। अगला है बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना क्या कहलाता है? तो 75 है कि यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए वह संपत्ति को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो अधिक संज्ञान का जो है वो उपयोग कर रहा है। अगला है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा रणनीति सबसे प्रभावी होगी?
तो छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ने से संबंधित होगा। अगला है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां है। तो नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए नई रणनीति जो है वो ये 1 2 3 तीनों है कि उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना और अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि टू किल मेकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, इसका जो है विश्लेषण करने का आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है 79 नंबर की निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? दोनों बातें सत्य हैं और दोनों बातें गलत हैं। ये सही है, आर गलत है। टिक टिक। ए सही है और आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो अंतर देखते हैं कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुस्तक प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत के लक्ष्य छात्रों का ध्यान सीखने के अंतर्वैयक्तिक मानकों पर आधार पर उपलब्धि पर केंद्र करते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य प्रदर्शन के मानक या तुलनात्मक मानकों के आधार पर उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। तर्क है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं और बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ये ए और आर दोनों क्या है? सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देखेंगे। आगे है बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चे के रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे जो है वो रैखिक तरीके से सीखते हैं, ये सही नहीं है। अगला है प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। तो प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में ये चारों तरह के अधिगम जो है वो विकास करना चाहिए। समालोचनात्मक सोच को, सृजनात्मक सोच और समस्या समाधान तथा कैसे सीखते हैं यह भी सीखना चाहिए। एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। तो बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। अगला है मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। तो उन्हें संबोधित करके निपटना चाहिए। अगला है नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। तो नेहा जो है वो प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य जो है वो कर रही है। नेहा प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य को कर रही है। अगला है 87 नंबर की सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो रट कर सक्रिय जुड़ाव को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। तो बी पृथक्करण व नामीकरण, ये जो है बाधक है, अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। तो ऑप्शन नंबर बी कि कलन विधि और अनुरूपी सोच विधि जो है ये
एक समस्या समाधान रणनीति है। अगला है 19 नंबर की बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम क्या होना चाहिए। बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित कराने का क्रम जो है वो सरल से जटिल की तरफ होना चाहिए। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती है, तो ये अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। अगला है विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, तो जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। अगला है बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का क्या महत्व है, तो बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं उसके द्वारा जो है का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी प्राकृतिक घटना है, बल्कि यह एक प्राकृतिक विचार है, क्योंकि कोई भी दो मन एक जैसे नहीं सोच सकते हैं, सभी की वैचारिक संकल्पनाओं में अंतर होता है। अगला है मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं, तो बार बार वेधन द्वारा जो है ये नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए, तो अर्थ बनाने की प्रक्रिया को जो है वो खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाने चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। अगला है बोध और संवेदनाएं। बोध और संवेदनाएं, चलिए देखते हैं कि संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है। हालांकि इसके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत कारकों पर निर्भर करती है। यह कथन संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में सही है। अगला है वर्ग समावेशन का एक उदाहरण क्या है, तो वर्ग समावेशन का उदाहरण है ये दिया है कि लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह में रूप में वर्गीकृत करने की में परेशानी होती है। कारण है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियमित सीखने को सुसाधित कर सकता है। तो इसमें हमारा जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है, तो ये फिजा की सोच को जो है वो विश्लेषण करने की क्षमता को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिसंज्ञान। क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञान। अगला है निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, तो एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, यह एक लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि अभिकथन दिया है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसे प्रभावी होगी, तो यदि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करना में मदद करना चाहती है, इसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति होगी कि वह अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करे कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतित करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, जिससे कि उनमें चिंतन, कल्पना तथा समस्या समाधान का मानसिक कौशल विकसित होगा। अगला है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत। यह विश्वास है कि बोध आधारित
अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यह छात्रों में सामान्यीकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करता है तथा इस प्रकार के शिक्षण में प्रत्यास्मरण, पहचानना, व्याख्या करना तथा बुद्धियुक्त व्यवहार निहित होता है। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? तो अपनी सोच के बारे में सोच जो है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है? तो रोशनी जो है वो अधिसंज्ञान के कौशल को बढ़ावा दे रही है। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक के संबंधित है? जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो ये संवेगात्मक के कौन हो जाएगा? संवेगात्मक। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता जो है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। अगला है जब शिक्षक के WL नीति शिक्षा, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं, जब जानना चाहते हैं तब उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा, अपनाते हैं तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं, वह अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला है एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तर्क यह है कि संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला है जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? तो वह जो है अधिसंज्ञान के कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? तो एक शिक्षक जो है वो छात्रों को चिंता से निपटने में उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके कर सकता है। अगला है कि कथन है कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क यह है कि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। अगला है निम्नलिखित में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो अंतरवैयक्तिक कौशल जो है ये संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। जब बच्चे की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव की संभावना होती है। तो जब बच्चे के जो है वो जब बच्चे खुशी की भावना का अनुभव करते हैं तो वे सीखने के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है? बाधा डालती है। अगला है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है? तो वह स्वनियमन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वनियमन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? तो सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम जो है वो खुशी बनाती है। अगला है कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना क्या कहलाता है?
तो मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना कक्षा में सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में गतिशीलता पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम में सकारात्मक प्रभाव डालता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है एवं बच्चों को स्वयं करके सीखने को प्रोत्साहित करता है। जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो वो संतुष्टि जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? तो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा चिंता डालती है। क्या डालती है? चिंता डालती है। अगला है प्रेरणा और अधिगम। प्रेरणा और अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतरक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। यह कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का संबंध का सही वर्णन करता है। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो शिक्षक छात्रों में सीखने का आनंद पैदा करके आंतरिक प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। अगला है अभिकथन है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो इसमें बाहरी रूप प्रेरित है। क्या है? बाहरी रूप जो है वो प्रेरित है। सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण नया कौशल को सीखना। अगला है जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है और वे स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक प्रेरणा को उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। यह उदाहरण आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा उस प्रेरणा को संदर्भित करती है जो स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होती है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है? तो सीखने का ऐसा माहौल बनाया जाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। अगला है कि विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो यह मान्यता की क्षमता वर्धिक और नियंत्रणीय है। अगला है आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना है। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यह है सीखने की खुशी पैदा करके। अधिगम की गति। अधिगम की गति क्या होती है? तो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। अगला है एक अध्यापक को विद्यार्थी को योग्यता के वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? तो लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि को अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है?
तो अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। अगला है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मौजूद करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तर्क ये है, कारण ये है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसमें जो है ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। इससे जब बच्चे अवधारणा को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें उन अवधारणाओं की छोटी छोटी बारीकियों को खोजने की क्षमता विकसित हो जाती है। शिक्षक बच्चों की आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो ये सीखने में आनंद की भावना पैदा करके कर सकते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण जो है वो है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र को बजाना। अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। चलिए इसे पढ़ते हैं। अभिकथन दिया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण यह है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों की सीखना बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देखकर उससे बातचीत करके और उसमें भाग लेकर सीखते हैं। जब वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें हल करते हैं तो वे महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने जैसे कौशल करते हैं। अतः जो है ए एवं आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? तो यह है ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना। अगला है एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? तो इस मान्यता के अनुरूप हमारा दृष्टिकोण ये रहेगा कि एक शिक्षिका के रूप में उनकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप में उसका दृष्टिकोण यह रहेगा कि वह बच्चों को किसी भी समय प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं। वातावरण के साथ ही साथ अनुवांशिक कारक जो दोनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों के आदत निर्माण द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यदि कक्षा का परिवेश अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा तथा अपने निजी विचार विमर्श चिंतन समुन्नत करता है तो विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। ऐसे परिवेश विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देते हैं, जिसमें वे स्वयं को समायोजित महसूस करते हैं और अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। अगला है निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो मैं लड़की हूं इसीलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और न ही कभी कर पाऊंगी। यह जो है सीखने पर नकारात्मकता को प्रभावित करेगा। अगला है शिक्षा की सामाजिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए, तो स्कूल में खोज और अन्वेषण पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। अगला है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है, तो सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट हिंदी भाषा है, जिसे हम लोगों ने पहले ही
बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।